नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोग बातचीत कर रहे थे प्रेमचंद की रचना धर्मिता पर, प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के ऊपर। और हमने कोशिश की थी कि उसके हर एक चैप्टर पर हम बातचीत करें। और हम बातचीत करते करते यहाँ तक पहुंच गए कि खन्ना साहब की मिल में जब आग लगी थी, तो उसके बाद लगभग उनकी जो पूरी मिल थी पूरी तरह से जल के खाक हो चुकी थी। और अब वो किसको क्या कहें, किस पर शिकायत करें, क्या समझाएं, उन्हें खुद इस समय तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उनके पास जैसे कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो समझे कि शांत थे। और अब ये भी था कि पुराने मजदूर और नए मजदूरों का चक्कर था। मजदूर नए सस्ते मिल रहे थे लेकिन उनको काम नहीं आता था। और अब उसी पुरानी सैलरी या तनख्वाह पर पुराने मजदूर भी काम करने को राजी थे। तो ये इन लोगों के लिए अच्छा था कि सस्ते मजदूर मिल रहे हैं, वो सारी चीजें चल रही थी। और मिर्जा खुर्शीद अपने काम में लगे थे, संपादक अपने काम में लगे थे, और खन्ना अपने काम में लगे हुए थे। और उन्हें इस बात का एहसास भी था कि किसानों को पैसा मिलना चाहिए, और हमारे नुकसान की भरपाई भी हम जिस तरह से भी करना चाहें, हमें उसे करने की आवश्यकता है। अगर हम वो सब कुछ कर सकते हैं तो हम और भी बेहतर कर सकते हैं। और वो सारे रास्ते हमारे लिए आजकल आजकल हमेशा के लिए खुले भी हैं। तो उन सारी चीजों की भी बात चल रही थी। और अब सारे समझे कि पुराने आदमी परास्त हो गए थे, और खन्ना अपनी पत्नी गोविंदी से भी सलाह मशविरा कर रहे थे। पहले तो उसको कठपुतलियां या कठपुतली समझते थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि नहीं, वो कितनी अच्छी बात कह सकती है, क्या कर सकती है। और वो अपने शत्रुओं से भी सलाह ले रहे थे। और समझे कि उनका पति पत्नी का जो रिश्ता था, जिसके बीच एक दीवार थी, ना समझे कि खन्ना की सोच अलग थी, गोविंदी की सोच अलग थी। समझे कि इतना सारा नुकसान होने के बाद समझे कि वो दीवार भी उसी के साथ भरभरा कर गिर पड़ी, या वो भी टूट जाती है। जैसे आपको पता है ना कि सेकंड वर्ल्ड वार में रूस ने बर्लिन जो उसका शहर है उसके बीच में दीवार बनाई थी, लेकिन वो दीवार बाद में तोड़ दी गई थी। हिटलर ने उस दीवार को बनवाया था कि किस प्रकार से शहर पर कब्जा किया जाए और सारी चीजों को, रशियन आर्मी को कैसे रोका जाए, उस सारा प्रोसेस करने के लिए। लेकिन बाद में वो दीवार टूट जाती है और वापस बर्लिन शहर एक हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो खन्ना और उनकी पत्नी गोविंदी के बीच जो नासमझी की, अबोले की, सोच सोच की जो दीवार थी वो टूट जाती है। और उनका दाम्पत्य जो जीवन था समझे कि वापस एक सही राह पर चला आता है, वापस स्मूथली सही दिशा की तरफ चल पड़ता है। और मालती का भी इस बीच बहुत कुछ बदल रहा था, उसका भी समझे कि कायांतरण या रूपांतरण हो रहा था उसके व्यक्तित्व का। वो तमाम तरह की दार्शनिक पद्धतियों से गुजर रही थी, ईश्वर के बारे में, हिंसा के बारे में, तमाम तरह की, जो होता है ना कि वो भी तो एक डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी, और मेहता के प्यार में पड़ी थी। लेकिन सोच रही थी कि मुझे जीवन में कौन सा रास्ता अपनाना है। ईश्वर की कल्पना का एक ही उद्देश्य उसकी समझ में आता था, और वह था मानव जाति की एकता। मैं मालती के बारे में बोल रहे हैं। एकात्मवाद या सर्वात्मवाद या अहिंसा तत्व को वो आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से ही देखते थे। यद्यपि इन तत्वों का इतिहास के किसी काल में वे आधिपत्य नहीं रहा, फिर भी मनुष्य जाति के सांस्कृतिक विकास में उनका स्थान बड़े महत्व का है। ये मेहता की सोच थी, और इस मेहता की सोच से मालती बहुत प्रभावित थी। मैंने कहा ना कि मालती का अपना एक स्टैंडर्ड था, उस स्टैंडर्ड के आदमी के साथ ही वो अपने आप को जोड़ती थी। और उसका कहते हैं ना कि माइंड का एक लेवल था, उस लेवल के साथ ही, जैसे कहते हैं ना लोग कि दोस्तियां हमेशा बराबर वाले माइंड के लोगों में होती है। या एक आईएएस और एक आईएएस महिला पुरुष ने शादी कर ली, तो दोनों का लेवल एक ही है, वो सारी चीजें होती है।
मानव समाज की एकता में मेहता का दृढ़ विश्वास था, मगर इस विश्वास के लिए उन्हें ईश्वर तत्व के मानने की जरूरत मालूम नहीं होती थी। उनका मानव प्रेम इस आधार पर अवलंबित था। देखिए क्या है कि मतलब मनुष्य और मनुष्य के बीच में प्रेम में वो कहते हैं कि ईश्वर की कहाँ जरूरत है, ईश्वर उसमें क्या कर रहा है। मैंने कहा ना कि मेहता एक फिलोसोफर है, दार्शनिक है, प्रोफेसर है, तो लगातार चीजों पर सोचना उसका काम है, पुस्तकें लिखना, विचार करना। और मालती डॉक्टर है, लेकिन मालती भी तो पढ़ी लिखी है ना भाई, साइंस पढ़ती है, सब कुछ जानती है। द्वैत और अद्वैत का व्यावहारिक महत्व के सिवा और कोई उपयोग न समझते थे, और यह व्यापारिक महत्व उनके लिए मानव जाति को एक दूसरे के समीप लाना, आपस के भेदभाव को मिटाना और भ्रातृभाव को दृढ़ करना था। बस मतलब सारी जो सैद्धांतिक प्रवृत्तियां उनके पीछे, कहते हैं ना कि विवेकानंद कि बस मानव समाज को एक करने की बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, कबीर कहते हैं, महात्मा बुद्ध ने बहुत पहले ही कहा था। लेकिन आप देखते हैं कि तमाम जो आक्रमणकारी लोग थे जो हिंदुस्तान में बाहर से आते हैं, वो किस प्रकार से भारतीय जनता को रोकते हुए आते हैं। यहाँ के सामंत, यहाँ के जागीरदार तो यहाँ की जनता का खून चूस ही रहे थे, लेकिन बाहर के लोग भी कोई कम नहीं चूसते, वो भी हिंसा हिंसा और हिंसा। और इस्लाम के बारे में तो कहा ही जाता है कि या तो तलवार या फिर कुरान, या तो आपको मरना है या फिर आपको इस्लाम में कन्वर्ट होना है। तो इस प्रकार की तमाम बातें कही गई। लेकिन जब हम गांधी जी की भी बात करते हैं तो गांधी जी किस प्रकार से अहिंसा की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं और मानवीय मूल्यों की बात करते हैं। क्योंकि हिटलर की तमाम हिंसा के बाद भी क्या हुआ, फिर कुछ हासिल तो कुछ नहीं हुआ ना, मानव सभ्यता को क्या मिला। तो उन सारी चीजों, और गांधी की हत्या 30 जनवरी भी 3 दिन पहले ही गया है, आपको मालूम है। 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या जो नाथूराम गोडसे करता है, और उसको लोग बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, हमारे तमाम लोग ग्लोरीफाई करते हैं। उसके पीछे के बैकग्राउंड को कभी समझने का प्रयास नहीं किया। इसलिए गांधी हो सकता है अपनी जगह गलत हो सकते हैं, लेकिन गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप खारिज नहीं कर सकते हैं। गांधी के नाम पर राजनीति करने वाले, गांधीवाद के नाम पर राजनीति करने वालों की बात मैं नहीं करता। हमारे गुरुवर प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य भी गांधीवादी हैं, लेकिन प्रोफेसर हैं, लिखते पढ़ते हैं। उनका गांधीवाद, उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे तो गांधीवाद को समझ पाएंगे कि गांधी के बारे में उनकी क्या सोच है। लोहिया अपने आप को कुजात गांधीवादी कहते थे कि विद्रोह करना हमारा काम है, सवाल पूछना हमारा काम है। अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन कौन करेगा फिर? अगर एक पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा सरकार से तो कौन पूछेगा? अगर पत्रकार ही बिक गया तो फिर सरकार और उस पत्रकार में फर्क क्या है? भाई पेड़ का काम क्या है? ऑक्सीजन देना है। अगर पेड़ ऑक्सीजन नहीं दे रहा है तो फिर पेड़ का क्या मतलब है? अगर वो पेड़ छाया नहीं दे रहा है तो फिर वो अपने धर्म का निर्वाह ही नहीं कर रहा है। तो पत्रकार की ड्यूटी उसी तरह की होती है और सरकार की ड्यूटी अपनी होती है। तो उन सारी चीजों को हमें समझने की आवश्यकता, और मेहता इन्हीं सारी चीजों पर बातचीत कर रहे हैं। और मेहता और मालती यही सब सोचते सोचते, गरीबों के बारे में सोचते सोचते, घूमते घूमते, और मेहता और मालती कभी किसी की फीस चुका रहे हैं, कभी गरीबों को फ्री में देखने के लिए बाहर चले जा रहे हैं। यही सोचते सोचते ये लोग सेमरी जो गांव हमने बताया ना फर्स्ट फर्स्ट में, सेमरी और बेलारी, बेलारी किसका गांव है? होरी का गांव है। और सीधा होरी के घर पहुंच जाते हैं। देखिए होरी का इत्तेफाक देखिए, जिस शुरू से ही हम होरी के गांव की चर्चा कर रहे थे, कौन सा गांव है होरी का? बेलारी। वहां पर मेहता और मालती घूमने फिरने के बहाने पहुंचते हैं, कुछ गांव के लोगों में कुछ चेतना जगाने के लिए, कुछ कुछ करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो वो देखिए इत्तेफाक से होरी बाबा के घर ही पहुंच जाते हैं। फिर होरी उनको पानी पिलाते हैं, कुछ कुछ करते, व्यवस्था करते हैं, नीचे बैठाते खाट पर, और किस प्रकार से जो कुछ होता है सेवा करते हैं। और इत्तेफाक देखिए सिलिया भी वही थी। तो सिलिया का जो बच्चा था, मालती कहती है कि मुझे दे दीजिए, तो माँ तो सिलिया कहती है कि आप ही का तो बच्चा है, ले जाइए भले आप, इसकी भी जिंदगी बन जाएगी। फिर महिलाएं मालती से कहती है कि आप तो विवाहित नहीं है, फिर आपको क्या पता है बच्चों का पालन कैसे करना है? तो मालती उनसे पूछती है कि आपको कैसे पता है? तो होरी की पत्नी धनिया बताती है कि बस शक्ल देखते ही पता चल जाता है हम लोगों को।
आप क्या बताइएगा हमको? और बार बार सरकार सरकार बोलते हैं, और उस सारी स्थिति के बारे में मेहता भी लगातार टिप्पणी कर रहे हैं कि इन लोगों की जो जिंदगी है, जितना अभाव है, जितनी गरीबी है, उसमें अगर क्रांति भी हो जाए हिंदुस्तान में, पूरा सिस्टम बदल जाए, तो भी शायद इन लोगों की जिंदगी में तो कुछ परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और हमारा उद्देश्य है कि ये जो गांव के जो सूदखोर हैं, जो इन किसानों का खून चूस रहे हैं, इनसे इनको मुक्त कराया जाए, इनकी जिंदगी में परिवर्तन कराया जाए, तभी तो इनका जीवन बदलेगा ना। अगर आप इनका जीवन बदलने को ही तैयार नहीं है, अगर आप इनकी लाइफ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो फिर वो बाकी सारी चीजें, उनका क्या महत्व है, उनका क्या मायने है? तो उन सारी चीजों को समझने की आवश्यकता है, उन सारे विचारों को समझने की आवश्यकता है। और बार बार वो बात बोलते भी हैं, फिर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, फिर बहुत सारी महिलाएं आ जाती हैं, उनको ये लोग कुछ कुछ समझा रहे हैं, सफाई कैसे करना है, बच्चों का पालन कैसे करना है, कैसे बीमारियों से दूर रखना है, तो सारी चीजें बताते बताते ये लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। और मैंने कहा ना कि इस बात को समझता है मेहता, और फिर मालती को भी एहसास होता है कि ये लोग चाहे गरीब भले ही हों, लेकिन इतना दिल कितना बड़ा है, और उनके सामने हमारा जीवन क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। हम लोग जिस प्रकार का दिखावा करते हैं, जिस प्रकार की एलीट लाइफ जी रहे हैं, और उसमें हमारे भीतर संवेदनाएं नहीं है। वो कहा ना कि जिस प्रकार की भाषा में मिठास है, उसके अंदर करुणा भी होनी चाहिए। आज के मध्य वर्ग में वो करुणा गायब है। वो आपसे मीठी मीठी बातें करेगा और आपको बेवकूफ बना करके चला जाएगा। आपकी पीड़ा से, आपके दुख से उसका कहीं कोई वास्ता नहीं है। तो इस बात को भी लगातार मालती देखिए क्या बोलती है। उनकी इस दूरदर्शिता का कारण बहुत कुछ उनकी संकीर्णता और स्वार्थपरकता थी। मालती इन्हीं विषयों पर महिलाओं से बातें करती थी। उनकी श्रद्धा देख देख कर उसके मन में सेवा की प्रेरणा और प्रबल हो रही थी। इस त्याग में जीवन के सामने वह विलासी जीवन कितना तुच्छ और बनावटी था। आज उसके वह रेशमी कपड़े जिन पर जरी का काम था, और वह गंध का महकता हुआ शरीर, और वह पाउडर से अलंकृत मुखमंडल उसे लज्जित करने लगा था। वो अपने आप को भी मतलब थोड़ा ऐसा समझ रही कि देखिए कितनी गरीबी है हमारे देश में, और मैं कितना कुछ बन ठन के इतना सारा महंगा कपड़ा पहन रही हूँ। तो गांधी जो बात कहते हैं कि जब तक मेरे मुल्क के हर आदमी को कपड़ा नहीं मिल जाता, तब तक मैं भी कपड़ा नहीं पहनूंगा, बस एक ही कपड़ा पहनूंगा बस। मतलब उस भोग विलास के जीवन को त्याग करके एक साधारण जीवन जीना। और आज के ज़माने में आप जानते हैं, साधारण जीने वाले को लोग क्या समझते हैं। उस समय भी समझते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गांधी ने किसी की परवाह नहीं की और अपना रास्ता चुना। उसकी कलाई पर बंदी सोने की घड़ी जैसे अपने अपलक नेत्रों से घूर रही थी। उसके गले में चमकता हुआ जड़ाऊ नेकलेस मानो गला घोंट रहा था। मतलब उसे इस बात का अपराध बोध हो रहा था कि यहाँ देखिए कि इन लोगों को 2 जून का खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, हम किस प्रकार का समाज बना रहे हैं। मैंने बार बार आपको बताया भी था गोदान के उन तमाम व्याख्यानों में या तमाम बातों में कि गरीबी बहुत है, कि उनको 2 समय का भोजन जुटाना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी चुनौती है। और मालती क्या बोलती है, इस त्याग और श्रद्धा की देवियों के सामने वह अपनी दृष्टि में नीची लग रही थी। वह इन ग्रामीणों से बहुत सी बातें ज्यादा जानती थी, समय की गति ज्यादा पहचानती थी, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये ग्रामीण गरीबी ने जीवन को सार्थक कर रही थी, उसमें क्या वह एक दिन भी रह सकती थी? जिनमें अहंकार का नाम नहीं, दिन भर काम करती थी, उपवास करती थी, रोती है, फिर भी इतनी प्रसन्न मुख। दूसरे उनके लिए इतने अपने हो गए हैं कि अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। उनका अपनापन अपने लड़कों में, अपने पति में, अपने संबंधियों में, इस भावना की रक्षा करते हुए इसी भावना का क्षेत्र और बढ़ाकर भावी नारीत्व का आदर्श निर्माण होगा। जागृत देवियों में इसकी जगह आत्म सेवन का जो भाव आ बैठा है, सब कुछ अपने लिए, अपने भोग विलास के लिए, उससे तो यह सुषुप्त अवस्था ही अच्छी है।
पुरुष निर्दयी है माना, लेकिन है तो इन्हीं माताओं का बेटा। क्यों माता ने पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वह माता की स्त्री जाति की पूजा करता? इसलिए कि माता को यह शिक्षा देनी नहीं आती, इसलिए कि उसने अपने को इतना मिटाया कि उसका रूप ही बिगड़ गया, उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया। तो ये सब चीजें मालती अपने मन में विचार कर रही है कि अगर पुरुष दोषी है तो उसका जिम्मेदार स्त्रियां हैं कि उन्होंने उस प्रकार का भाव उसको सिखाया नहीं। बाकी समाज में इन स्त्रियों का त्याग तो क्या है, इनके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है। शहर के लोग क्या है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं हम लोग। इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी दूसरों की सेवा के लिए फिर भी सब कुछ देने को तैयार हैं ये लोग। और अब शाम हो जाती है, मेहता वहीं खाट जमाए बैठे हैं और मालती औरतों को बहुत सारी बातें बता रही है। और समझिए कि सांझ उनकी वहीं गुजर जाती है, पूरी संध्या। और संध्या गुजरते गुजरते किस तरह से मेहता क्या बोलता है, देखिए मेहता के विचार क्या है कि गरीबी के बारे में और दयनीयता के बारे में। वह इस सत्य से आंखें मिलाने का साहस न कर सकते थे कि इनका देवत्व ही इनकी दुर्दशा का कारण है। बोले कि वो देवता बने हुए, इनको विद्रोह करने की आवश्यकता है। और ये जब तक देवता बने रहेंगे तब तक ये गरीब रहेंगे। काश ये आदमी ज्यादा और देवता कम होते तो यो न ठुकराए जाते। देश में कुछ भी हो, क्रांति ही क्यों न आ जाए, इनसे कोई मतलब नहीं। कोई दल उनके सामने सबल के रूप में आए, उनके सामने सिर झुकाने को तैयार है। उनकी निरीहता जड़ता की हद तक पहुंच गई है, जिसे कठोर आघात ही कर्मण्य बना सकता है। उनकी आत्मा जैसे चारों ओर से निराश होकर अब अपने अंदर ही टांगे तोड़कर बैठ गई है। उनमें अपने जीवन की चेतना ही जैसे लुप्त हो गई है। ये किसानों के बारे में, उस सिस्टम के बारे में मेहता विचार कर रहे हैं, मेहता बता रहे हैं। और उन गांव मतलब ग्रामीणों के बीच बैठ करके समझे की सारी बातें सोच रहे हैं वो, कि ये इनकी अंदर एक इतना अधिक जड़ता, इतना अधिक ठहराव आ चुका है कि कहते हैं ना कि मतलब एक खतरनाक इनको ब्रेक करने की जरूरत है, खतरनाक पंच करने की आवश्यकता है, ताकि इनके भीतर एक हलचल पैदा हो। और वो हलचल ही इनके जीवन को बदल सकती है, इनकी सारी सोच को बदल सकती है। तो मेहता, मैंने कहा ना कि वो दार्शनिक के, विचारक के, चिंतक के, तो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। उन्होंने शहर देखा है, यूरोप की दुनिया देखी है, भारत की दुनिया देखी है, समाज देखा है, सारी चीजें देखी है। तो उन्हें पता है कि इन लोगों की जिंदगी में जो जड़ता है उसका कारण क्या है और उससे ये लोग कैसे मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, हम आगे बात करेंगे मेहता और मालती की प्रेम की दुनिया की। मेहता प्रेम के बारे में क्या सोचते हैं और मालती प्रेम के बारे में क्या सोचती है। और दोनों, अब तक मालती मेहता को चाहती है, लेकिन अब मेहता मालती के पीछे पड़ेंगे वापस, क्योंकि मालती ने अपना जो प्रेम भाव है, समर्पण का भाव बता दिया। लेकिन मेहता बोलते हैं कि प्रेम बहुत स्वार्थी होता है, बहुत खूंखार होता है, वो अपने प्रेमी पर कब्जा करना चाहता है। तो जब दोनों में इस प्रकार की असहमति बनती है तो किस प्रकार से दोनों अपनी बात अलग अलग तरीके से महसूस कर रहे हैं, हम अगले एपिसोड में बातचीत करेंगे। बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नया साल 2025 जरूर आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलेगा, आपकी ज़िंदगी का ख्वाब पूरा करेगा वो। यस, यकीनन।